वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 34 में पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही चीज़ जानने को मिलेगा। टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़ जाएगा। चैनल का नेम सर्च करके पीडीएफ वगैरह बाकी सारा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। प्लस में क्यूज वगैरह भी वहीं पर देता हूँ। क्यूज में आप लोग डेली पार्टिसिपेट कीजिए। डेली 10 बजे जो है आप लोग का शाम को क्यूज वगैरह मैं डालना शुरू करता हूँ। 11 बजे तक आप लोग लाके टेस्ट दे दिया कीजिए। और अपना कैसा परफॉर्मेंस रहा लास्ट में एक पोस्ट में रहता है, तो उसको भी जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए, ज्वाइन कीजिए। बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, साउंड थोड़ा सा फेंट आ रहा होगा क्योंकि तबीयत थोड़ा सा नॉर्मल नहीं चल रहा है। ओके, पेपर 1 का आपके लिए कोर्स है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेथर्जिक। एक वर्ड है आपके समक्ष लेथर्जिक, इसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग बताना है। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डिलीजेंट या फिर लेजी। क्या होगा, देखिए लेथर्जिक का मतलब होता है आपका एक तरह से लेजी टाइप का। क्या होता है, लेजी टाइप का, एक डोरमेट बोलते हैं इसको। आप लोग एक और वर्ड याद देख लीजिएगा, इसका लेथर्जिक का मतलब होता है डोरमेट यानी कि लेजी टाइप का, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लेजी। बाकी इसका एंटोनिम तो आप लोग देख सकते हैं, एक्टिव होगा। क्या होगा, एक्टिव होगा। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। आंसर इज डी। बाकी जो वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा दोनों। जो वर्ड आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियस, क्या है, इंडस्ट्रियस वर्ड है डिलीजेंट। दोनों वर्ड का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है, हार्ड वर्किंग। और दोनों के दोनों वर्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेथर्जिक मतलब लेजी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। एंटोनिम पूछेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, सारा बता दिया। एक इसका और वर्ड होता है डोरमेट, लेथर्जिक मतलब, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम बताना है मोरोज का। क्या है, मोरोज। मोरोज मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होना चाहिए, सलेन, फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक या चीयरफुल। देखिए मोरोज मतलब होता है उदास। क्या होता है, उदास होता है, सैड होता है। तो मोरोज मतलब होता है सैड। ओके, तब तक तो पता नहीं चला होगा। चीयरफुल काट लीजिए, फ्रेंडली काट लीजिए। इसका मीनिंग चला जाएगा सलेन। सलेन मतलब भी उदास होता है। क्या होता है, सलेन मतलब भी होता है उदास, सैड, डिसअपॉइंटेड। इसके लिए एक वर्ड याद रख लीजिएगा, डिसअपॉइंटेड। तो कभी भी कोई कुछ बोलेगा कि डिसअपॉइंटेड मतलब क्या हुआ, किसी को अपॉइंट करके डिसअपॉइंट कर देना, उसको हटा देना, जी नहीं। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है सैड। ओके, थोड़ा साउंड मैनेज कीजिएगा। ठीक है, साउंड मैनेज कीजिएगा। साउंड ठीक से जा रहा है ना, देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बाकी देख लीजिए यहाँ से कुछ कुछ वर्ड है। चीयरफुल मतलब होता है हैप्पी, मालूम होगा। फ्रेंडली मतलब ये पता होगा, एमिएबल। इसका एक वर्ड याद रख लीजिएगा, एमिएबल, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एमिएबल बोले या एमिकेबल बोले, दोनों सेम चीज़ है, एमिएबल या एमिकेबल। सी हटा भी दे तो भी इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, एमिएबल या एमिकेबल। बाकी ऑप्टिमिस्टिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है, इसको तो आपको वन वर्ड सब चीज़ में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ समथिंग, यानी कि जो किसी चीज़ के ब्राइट साइड को देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। और वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ समथिंग उसको बोलते हैं आप लोग पेसिमिस्टिक। तो इसका जो एंटोनिम हो जाता है वो पेसी हो जाएगा, पेसी, बाकी मिस्टिक लगा लीजिएगा। ओके, तो ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम पेसिमिस्टिक हो जाएगा। दोनों वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्जेक्शन में हो सकता है आपको सिनोनिम सेंटोनिम कहीं भी घुसा के दे दे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है से वर्ड है। योर करेक्ट आंसर इज सलेन। मोरोस मतलब उदास, सैड, डिसअपॉइंटेड, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ए। बाकी ऑप्शंस के आपके लिए डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट एक फिलर्स है। जीएसएससी के एग्जाम में देखिएगा फिलर्स काफ़ी ज़्यादा होता है ना। फिलर्स आएगा, उसके बाद आपका नरेशन आएगा, उसके बाद नाउन नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। द डैश फॉर वैक्सीन कुड टेक अप ईयर। अब यहाँ से देखिए आपका, अब यहाँ पे कॉमन सेंस चेक किया जाएगा कि आपका रीडिंग स्किल कितना है, आप कितना वर्ड को डालकर उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन है। डालिए मीनिंग, द चेस फॉर वैक्सीन, वैक्सीन के लिए चेस होगा। द सर्च फॉर वैक्सीन, वैक्सीन का सर्च देख सकते हैं। परसूट होगा या फिर ट्रैक होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द सर्च फॉर वैक्सीन कुड टेक अप ईयर। यानी बोला जा रहा है कि जो वैक्सीन की खोज है, वैक्सीन का खोज है, उसमें 1 साल लग जाएगा। सही वर्ड चला जाएगा बी। चेस तो वहाँ करते हैं जब से मान लेते हैं कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है, ओके, या किसी का दौड़ भाग रहे हैं, वहाँ पे चेस होता है। जैसे कि डॉग ऐसे कैट को चेस करता है, तो इस तरह से कुछ होता है। परसूट वगैरह देखिए वर्ड वहाँ पे यूज होता है ना, जब एजुकेशन में कोई चीज़ आप लोग बड़े कोई चीज़ लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं ना, वहाँ पे परसूट करना बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही जाएगा, सर्च। द सर्च फॉर वैक्सीन कुड टेक अप अ ईयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि आपके लिए इडियम है, टू हैंग टुगेदर। टू हैंग टुगेदर, सोचिए कि सब चीज़ एक साथ हैंग टुगेदर, एक साथ जो है से हैंग कर गया।
ठीक है, एक साथ हैंग कर गया। हैंग मतलब लटकना। चलिए, टू बी ओवर टेलीफोन विथ अ फ्रेंड। टू बी ओवर टेलीफोन मतलब टेलीफोन पर बात करना ना किसी फ्रेंड से। टू कीप होल्डिंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ को पकड़े रहना। टू टेक अ स्विंग इन द गार्डन, गार्डन में कुछ स्विंग वगैरह पे झूला झूलना बोलने जा रहा है। स्विंग मतलब झूला होता है। टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से कनेक्ट रहना। देखिए, टू हैंग टुगेदर जो इडियम है इसका करेक्ट मीनिंग होगा डी, टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट रहने के सेंस में जो है इस इडियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, समझ रहे हैं सब एक साथ। अगर समझिए कि हैंग है तो इसका मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। सॉरी फॉर दैट। कल ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। कल वीडियो में चाह तो रहा था कि मैं बनाऊं, लेकिन बना ही नहीं पाया। ठीक है, कि मैं तो बहुत सारा प्रॉमिस वगैरह आपसे करके रखता हूँ कि डेली वीडियो आएगा। कुछ कुछ सिचुएशन ही ऐसा बन जाता है ना कि मैं क्या करूँ, मजबूर हो जाता हूँ। जैसे कि होता है क्या ना, पर्सनल बताऊँ तो पीपीटी बनाने बैठता हूँ तो लाइट इतना ज़्यादा अप डाउन होते रहता है, कभी गया कभी ख़त्म। अब गर्मी इतना ज़्यादा है कि आपके मतलब कहना ही नहीं है, तो प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा पड़ता हूँ। इसका कुछ अल्टरनेटिव मैं देख रहा हूँ जल्दी। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा आपका समय बचा नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इतना आप लोग देख लीजिएगा तो पेपर वन क्लियर नहीं होगा, बहुत चीज़ पढ़ा चुका हूँ। टू हैंग टुगेदर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जैसे कि एक अगर इडियम वगैरह का हो सकता है ना, आपको हो सकता है कि इडियम का सेंटेंस दे दे, उसमें इडियम दे दे और पूछे कि बताइए कि जो अंडरलाइन इडियम है उसका मीनिंग क्या है। टू हैंग टुगेदर का मतलब होता है आवर टीम मैनेजर हैज मैनेज टू हैंग टुगेदर सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जो है का मैनेजर जो है से जब से कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है तब से जो क्या किया है, सबको हैंग टुगेदर करके रखा है, यानी कि सबको कनेक्ट करके रखा है। तो इस तरह से एक सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बता देता हूँ जो कि आपके लिए हो सकता है एग्जाम में आने वाले दिन में आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए। एक वर्ड होता है हैंग, तो हैंग का दो मीनिंग होता है, HANG हैंग देख रहे हैं। अब एक होता है हैंग, तो एक हैंग मतलब होता है फांसी देना। क्या होता है, फांसी देना। देखिएगा ऐसे ऐसे वर्ड फंसाते हैं ना। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हिंदी पढ़िएगा ना, मेरा तो फेवरेट हो जाता है। एक्चुअली मेरा इंग्लिश ठीक है तो हिंदी भी ठीक हो गया। हैंग मतलब होता है फांसी देना, और ई हैंग मतलब होता है, ग्रामर लगभग सेम होगा। और हिंदी इंग्लिश आप लोग अच्छा से ऑब्जर्व कीजिएगा ना तो ग्रामर लगभग सिमिलर देखने को मिलेगा, एकदम नहीं बोल रहा लेकिन लगभग सिमिलर देखने को मिलेगा। फांसी देना एक हैंग मतलब होता है लटकना, ध्यान दीजिएगा। तो जब हैंग का मतलब फांसी देना होगा, ध्यान दीजिएगा, हैंग का मतलब फांसी देना, तो उसका V2 V3 हैंग्ड बनता है, ध्यान दीजिएगा, HANGD। और जब इसे लटकना होगा इसका V2 V3 बनेगा हंग। अब इसको आप लोग पास्ट में जानते हैं, आप लोग को फांसी देना हो किसी को तो ई वाला हंग दे देगा, ये लटकना होगा तो ये वाला हैंग दे देगा। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा ना, क्वेश्चन इसमें बहुत बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। क्वेश्चन 5 होता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। द प्रिंसिपल सेड वेल डन माई बॉयज। देखिए पहले सेंटेंस का ना रेफरेंस समझिए कि किस टेंस में हमारे बात कर रहा है। ध्यान समझिएगा, वेल डन। जैसे कभी मैच हुआ तो प्रिंसिपल आके बोलेंगे तुमने बहुत अच्छा किया। क्या किया, तुमने बहुत अच्छा किया। तो अभी वर्तमान समय से कुछ देर पहले की बात हुआ है। क्या हुआ है, कुछ देर पहले की बात हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं जो भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से कुछ देर पहले हैपन हुआ है या घटित हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आपका जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में वह जाता है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस V3। क्या जाएगा, हैड प्लस V3। जहाँ भी अगर हैड प्लस V3 नहीं होगा उसको आप आराम से काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका किस्मत ज़्यादा साथ नहीं देगा, सिर्फ एक ही में हैव है, ठीक है। चलिए फिर भी 75% चांस तो है ना कि अब सही हो जाएगा। द प्रिंसिपल सेड, यहाँ ध्यान दीजिए, वेल डन माय बॉयज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें एक्सक्लेमेटरी जॉय वगैरह सरप्राइज वगैरह यूज होता है, आपको पता होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। सरप्राइज तो हुआ नहीं होगा, अप्लाउज तो कट गया। सेकंड देखते हैं, द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज दैट द बॉयज हैड डन वेल। ओके, द प्रिंसिपल थैंक तो दे नहीं रहा है तो ये कट गया, ये भी कट जाएगा, ठीक है, सरप्राइज तो हुआ नहीं। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज यानी कि शाबाशी देते हुए बोला कि वाह तुमने क्या काम किया है, ठीक है, ऑप्शन में से चला जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्रिंसिपल सेड जो है सबका एक्सक्लेम्ड विथ जॉय वगैरह अप्लाउड वगैरह सरप्राइज वगैरह में चेंज हो जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। उसके बाद आप लोग दैट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप लोग दैट यूज करते हैं किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान दीजिएगा।
लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ओके, ना ही आप अपना एक्सक्लेम करते हैं, ठीक है, आप जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए किसी भी आप लोग देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसको लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगेगा। उसके बाद दैट द बॉय लाइए, उसके बाद देखिए हैड प्लस V3 लगा दिया गया, हैड प्लस V3, तो सही सेंटेंस आपका सी ही जाएगा, ओके। बाकी सबको क्यों काट दिया आपको पता चल चुका होगा। मूव करते हैं, नरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना आपके जेएसएस के एग्जाम में, नरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन है, खासकर अगर सीजीएल के बारे में बात करूँ तो। एक्टिव पैसिव कम चांस है, लेकिन नरेशन से कम 3 क्वेश्चन तो मैं आशा रखता हूँ, तीन प्लस क्वेश्चन रखता हूँ ऐसा, ठीक है, कम से कम बोल दिया, इससे मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में आपको साउंड अच्छा जा रहा आना चाहिए और मुझे इसी बात का ख्याल आ रहा है कि साउंड अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, कंटेन्स होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर। मैंने पाया कि मेरा जो क्लास टीचर थी बहुत ज़्यादा बेस्ट मेंटर थी, मार्गदर्शक थी। एज चूँकि वह ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड, क्योंकि उनके पास हमेशा समय होता था, कभी कोई प्रॉब्लम आता था आप उनके पास चले जाइए, आप वो जो है आपको बातों को जरूर सुनती थी और अच्छा मार्गदर्शन भी कर देते थे कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। तो इस तरह से कोई सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आपको गड़बड़ ढूंढना है। ध्यान से दीजिएगा, व्हेन आई वाज एट स्कूल, टेंस किसका है, पास्ट का रेफरेंस है। अब यहाँ पे हैव लगा के रखा है, देख लीजिए, सी ऑलवेज हैड, पास्ट का रेफरेंस में हैव नहीं लगेगा। तो हैव वाला सेंटेंस देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, हैव वाला सेगमेंट पार्ट नंबर बी में है, तो इसको चुन लीजिए। सेंटेंस चूंकि पास्ट में है, ज़्यादा इसमें लगने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। सेंटेंस का रेफरेंस पास्ट में है, तो यह प्रेजेंट का एक जो हैव वगैरह जो लगता है वो यूज नहीं होना चाहिए। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस में। प्लीज स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। आपको अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुली स्कैन करना है, तो उसमें प्लीज रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो कभी प्लीज वगैरह ऐसा वर्ड आता है तो इसका जो पैसिव बनता है वो कैसे बनता है, यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस टू, फॉरबिडन टू, ओके। डोंट वगैरह आएगा तब फॉरबिडन टू लगेगा, ओके, डोंट डू दिस, ओके, तो वहाँ पे फॉरबिडन टू लगेगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड टू वगैरह वर्ड आएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो सेंटेंस है क्या है, जो सेंटेंस है उसको उतार देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे प्लीज वर्ड इसीलिए कट जाएगा ना, प्लीज वर्ड यूज नहीं होता उसके बाद, अब ऐसे ऑप्शन डाले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, ठीक है, तो देख लीजिए यही बन जाएगा। यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, फॉरबिडन टू, एडवाइस टू, इस तरह का चीज़ लगता है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। प्लीज वर्ड यूज नहीं होगा ना, प्लीज के लिए ही आप लोग यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू लगाए हैं, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज दो बार आप लोग एक सी चीज़ को यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आपको एफ्लुएंट का सिनोनिम बताना है। एफ्लुएंट क्या होगा, एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, वेल्दी, डेस्टिट्यूट, प्रोफिशिएंट या फिर इम्पोवरिस्ड। देखिए जो एफ्लुएंट होता है इसका मतलब होता है रिच। क्या होता है, रिच। अब तो पता चल गया होगा, जी हाँ। एफ्लुएंट का मतलब होगा यहाँ पे वेल्दी। वेल्दी मतलब अमीर, क्या होगा, अमीर। इसका मैं बताया था ना, द हैव्स, HAVES, इस तरह का फ्रेज इसको बोल सकते हैं। द हैव्स मतलब होता है द रिच, मतलब अमीर लोग, तो इसको भी याद रखिएगा, काम आएगा, ठीक है, द हैव्स। और हैव नोट्स मतलब होता है गरीब, नोट्स, NOTS। देखिए अब बाकी सारे ऑप्शन के लिए करते हैं। प्रोफिशिएंट मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा गुणी टाइप का इंसान। क्या होता है, प्रोफिशिएंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुणी टाइप का, जिसे बहुत ज़्यादा गुण हो, उसको बोलते हैं प्रोफिशिएंट। वन हु पोसेस मेनी टैलेंट, उसको बोलते हैं मेनी टैलेंट नहीं बोल सकते हैं, वो तो आपका हो जाएगा डेक्स्ट्रस हो जाएगा मेनी टैलेंट वगैरह में। प्रोफिशिएंट मतलब होता है गुणी होता है। डेस्टिट्यूट मतलब देखिए होता है गरीब टाइप का। क्या होता है, डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब, ओके, जिसके पास कुछ ना हो। इम्पोवरिस्ड का मतलब भी होता है दरिद्र टाइप का, गरीब जिसका कुछ ना हो। तो इम्पोवरिस्ड और डेस्टिट्यूट दोनों का मतलब गरीब होता है, पुअर होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ओके। प्रोफिशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा गुणी होता है, ओके, इसको याद रखें। एफ्लुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्रेट। सेक्रेट मतलब तो पता होगा, आप एंटोनिम चुनिए। पायस, सोलेम, प्रोफेन और डिवाइन क्या होना चाहिए। सेक्रेट मतलब होता है पवित्र। क्या होता है सेक्रेट मतलब पवित्र। ध्यान दीजिएगा, आपसे सिनोनिम पूछा है एंटोनिम, इसका खास ख्याल रखिए। पता चला कि पूछा है एंटोनिम, लगा चला है सिनोनिम। और ये सब इसका सिनोनिम ऑप्शन में जरूर आता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलत करें इस सब चीज़ में, लेकिन गलत आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा 1 सेकंड ज़्यादा लीजिए लेकिन ध्यान से पढ़िए, ओके। गलती एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है,
ओके। पायस, सोलेम, प्रोफेन या डिवाइन। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र मतलब क्या होता है? अपवित्र, यानी कि प्रोफेन क्या होगा? प्रोफेन। पायस इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिवाइन आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोफेन मतलब होता है एक तरह से अपवित्र करना, क्या करना? अपवित्र करना, डिसेक्रेलाइज करना। सोले मतलब होता है गंभीर टाइप का, सोले मतलब होता है गंभीर, एक दूसरा टाइप अलग ही वर्ड है, क्या है? गंभीर या सीरियस बोल सकते हैं। ओके, तो सेकंड मतलब पवित्र, इसका प्रोफेन हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। ओके, अपवित्र टाइप का। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, यानी कौन सा जो वर्ड है उसका वर्तनी गलत है। ऑफशूट है, ऑफिशिएट है, ऑफस्प्रिंग है या ऑफेंस है, कौन गलत है? देखिए इसका आपका हो जाएगा ऑफेंस। ऑफेंस वर्ड गलत है, इसका मतलब होता है अपराध, लेकिन ये गलत वर्ड है, इसको सही करते हैं पहले। OFFENC, ए नहीं ई होता है, इसका मतलब क्या होता है? अपराध करना। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए जो वर्ड है ना ऑफस्प्रिंग, इसका दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है इसका आपका, एक मीनिंग होता है इसका इश्यू, क्या होता है? एक इश्यू। अब एक होता है आपका इसका चिल्ड्रेन, क्या होता है? चाइल्ड, चाइल्ड बोल सकते हैं, चाइल्ड वगैरह। तो इशू मतलब जब भी कभी इसका इशू मतलब कोई अगर समस्या वगैरह मतलब इशू आ रहा है, कोई मुद्दा वगैरह, उस केस में आपको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कभी भी संतान के केस में होगा ना, चाइल्ड वगैरह, ठीक है, ऑफस्प्रिंग वगैरह के संतान होगा, उस केस में इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इशू अगर इशू मतलब मुद्दा वगैरह आएगा कि ये किसी दूसरे, उसके वजह से प्लूरल बना लीजिएगा, इशूज कर सकते हैं। लेकिन जो इशू कभी इसका चाइल्ड मीनिंग होगा ना, चाइल्ड जो कि चिल्ड्रेन वगैरह होता है, चाइल्ड, तो उस केस में जो है ना आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ऑफिशिएट मतलब होता है हुक्म चलाना, क्या होता है? ऑफिशिएट मतलब हुक्म चलाना, इसको याद रख सकते हैं। ऑफशूट बोला तो जानते हो, कहीं से कोई चीज़ जो निकल के आया है उसको ऑफशूट बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑफेंस वाज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग इज OFFENC। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दे डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। अब ध्यान दीजिए, हैव बीन बिल्डिंग, आर बिल्डिंग, विल बी बिल्डिंग या हैड बीन बिल्डिंग। मैं एक चीज़ आपसे कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ, किस टेंस के बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं कितना बार बात कर चुका हूँ कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपका हैज या हैव, उसके साथ बिन लगाकर भी पर होता है, याद आ रहा है? तो यहाँ से देखिए द दे डैश ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, इस जो सेंटेंस आधा हो रहा है, लेकिन इसका अगर मीनिंग देखें तो लग रहा है कि ब्रिज जो है से बहुत ही महीनों से उसका काम चल रहा था। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दे हैव बिन बिल्डिंग हो जाएगा द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, यानी कि ब्रिज को बहुत महीनों से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मीनिंग चला जाएगा। जो काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है, उसके लिए आप लोग हैव बीन बिल्डिंग का यूज करते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि एग्जाम में आपके एक दो क्वेश्चन आएगा, आ सकता है क्या? आएगा ही। ठीक है, दैट विच इज रियल एंड नॉट इमेजनरी, एक ऐसा चीज़ जो कि रियल हो या इमेजनरी नहीं हो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? वैसे रियल का अपोजिट इमेजनरी ही होगा। टेंजिबल, इडिबल, लेजिबल या फिर ऑडिएबल। देखिए इसका मीनिंग हो जाएगा टेंजिबल, जिसको जो रियल हो, जिसको आप लोग छुआ जा सकते हैं, फील वगैरह कर सकते हैं, उसको आप लोग टेंजिबल बोलते हैं। आप लोग तो हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, यूपीएससी वाले खासकर पढ़े होंगे, आर्ट एंड कल्चर उन लोग का आता है, ऐसे थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ते होंगे, आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन जनरल एग्जाम में भी आ जाता है। तो टेंजिबल जो होता है वो ऐसा चीज़ होता है जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको लोग टच नहीं कर सकते, उसको इनटेंजिबल कल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेंजिबल हो गया। तो टेंजिबल मतलब जिसको रियल हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जो इमेजिनरी ना हो। इडिबल मतलब दैट कैन बी इटन, जिसको खाया जा सके, उसको इडिबल बोलते हैं। लेजिबल दैट कैन इजिली बी रिटेन, यानी कि जिसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, उसको लेजिबल बोलते हैं। ऑडिबल किसको बोलते हैं? ऑडिबल बोलते हैं जो कि सुना जा सके, दैट कैन बी हियर्ड। ओके, तो बाकी सारे मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा। टेंजिबल बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अपोजिट मीनिंग चला जाएगा इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जिसको आप लोग फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी फील कर सकते हैं, टच और नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द वन वर्ड फॉर द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या है? गिव द वन वर्ड, फिर से है, आपको वन वर्ड बताना है। अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लिव अ प्लेस एट द सेम टाइम। आपको बताना है कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बहुत लोग एक ही समय में, बहुत लोग एट द सेम टाइम मतलब सिमल्टेनियसली एक प्लेस को छोड़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसके लिए वन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? मिटिगेशन, नेविगेशन, एक्सोडस या इमिग्रेशन। सारा वर्ड को क्लियर करूंगा, ध्यान से देखिए। इसका करेक्ट भी चला जाएगा फॉर द टाइम एक्सोडस। एक्सोडस मतलब होता है एक ही जगह को बहुत लार्ज अमाउंट में छोड़ देना, ठीक है। तो बहुत लोग, चाहे कोई भी उसका रीजन हो, रीजन यहाँ पे मेंशन नहीं है, किसी भी रीजन चलते अगर बहुत सारे पीपल एक प्लेस को छोड़ रहे हैं तो इसको एक्सोडस कहा जाता है। बाकी मिटिगेशन मतलब क्या होता है? मिटिगेशन मतलब होता है कम करना। कम करना मतलब ये नहीं स्लैश करना नहीं, मिटिगेशन मतलब कोई सिचुएशन वगैरह है उसको मिटिगेट करना, कम करना, रिड्यूस करना, ऐसे बोल सकते हैं, स्लैश करना। नेविगेशन मतलब क्या होता है? नेविगेशन मतलब आपका यात्रा होता है, नेविगेट करना, कहीं पे प्रस्थान करना, चलना, उसको नेविगेट बोलते हैं। एक बता दिया इमिग्रेशन, एक साथ एक और वर्ड ले लेता हूँ, इमिग्रेशन। श्रुति सम विनार्थक शब्द हो गए आपके। देखिए एक इमिग्रेशन वर्ड है, एक इमिग्रेशन भी है। इमिग्रेशन मतलब होता है कि अगर कोई पीपल किसी कंट्री में रहने के लिए आते हैं, ठीक है, किसी कंट्री में बाहर से कोई रहने के लिए आते हैं तो वह इमिग्रेशन यूज होता है। और इस इमिग्रेशन मतलब कहीं से कोई लोग जो है किसी देश में रहने के लिए जाते हैं तो उसको इमिग्रेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझते हो, इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट मतलब आप कहीं पे कोई, कहीं से कोई चीज़ मंगा रहे हैं अपना कंट्री में, और एक्सपोर्ट मतलब होता है यहाँ से कहीं कोई जा रहा है। तो दोनों का वर्ड आपको क्लियर होगा। कोई जाता है कोई कंट्री में तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, और आता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ओके ओके, आंसर इज एक्सोडस। कहीं एक प्लेस से बहुत लार्ज नंबर में पीपल जाते हैं तो उसको एक्सोडस कहा जाता है। क्वेश्चन 14 मूव करते हैं। कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बनाना है द कैप्टन सेड टू हिज मेन स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज, ए से कैपिटल होना चाहिए ना, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग करते समय ध्यान नहीं रहता है। लेकिन इन्वर्टेड कोमा के जो अंडर होता है आपका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। द कैप्टन अर्ज, अब देखिए सेंटेंस कैसा है आपका, इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह जो आता है इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में 2+V1 का हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? 2+V1। बाकी जो सेट होता है उसको आप लोग कमांडेड वगैरह में, अर्ज्ड वगैरह में, ओके, इस सब में आप लोग चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड वगैरह में। तो कैप्टन सेट टू मेन, सेट यहाँ से क्या कर रहा है? आग्रह वगैरह तो करेगा नहीं, यहाँ पे कैप्टन है भाई, तो आप लोग क्या करेगा? आदेश वगैरह देगा, तो कमांडेड सही वर्ड चला जाएगा। बाकी वांटेड, टोल्ड वगैरह नहीं लगेगा, सेट टू का लगता है, होता है टोल्ड, लेकिन यहाँ पे कमांडर है तो यहाँ पे कमांड करेगा, आदेश देगा। तो द कैप्टन कमांडेड हिज मेन, उस पर 2+V1 लगा लीजिए, 2 बाकी उतार दीजिए, स्टैंड एट हिज, तो सही सेंटेंस बना चला जाएगा डी। तो करेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच है आपका यही बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। एक नॉर्मल जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, सेट टू का ध्यान दीजिएगा, टोल्ड हो जाता है ना, सेट टू का टोल्ड। टोल्ड के बाद कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में टू नहीं लगता है। टोल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ही टोल्ड द बॉयज, बस टोल्ड टू द बॉय नहीं, टू नहीं लगेगा। ऐसे हो सकता है आपके ऑप्शंस में दिया जाए, तो इसको ध्यान रखें। चलिए एक आप लोग के लिए जम्बल्ड है, इसको आप लोग करेक्ट ऑर्डर में लगाना, यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट है। क्या है? सेंटेंस अरेंजमेंट। चलिए कीजिए। सेंटेंस अरेंजमेंट जो है आपको पढ़ के मीनिंग भी निकालना है। अगर कुछ कुछ वर्ड आपको मिलता है, जैसे कोई फ्रेजल वर्ब है, ओके, कोई सेंटेंस वगैरह है जिसका कोई मीनिंग वगैरह दे रहा है, तो उसको देख सकते हैं, ये पढ़ते हैं। अब देखिए कोई भी सेंटेंस बट या देन से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है। अब हो सकता है क्या? कुछ सोचिए, बट और देन से तो कोई स्टार्ट नहीं हो सकता है। बट वगैरह कुछ बोला गया होगा, उसको प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोधाभास करने के लिए, अपोजिट सेंस देने के लिए बट का यूज किया जाता है। और देन क्या होगा? पहले कोई काम किया होगा, उसके बाद कुछ घटित होगा, तब देन आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका ऐसा ही थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही कट गया। तो यहाँ से एक ऑप्शन आपका समाप्त हो चुका है अब तक, ठीक है। चलिए एक ही गया, क्या करें, मजबूरी है। फॉर अ व्हाइल आई सेट क्विकली बाय हिज बेड, पढ़िए दो सेंटेंस को। हिज फेस वाज वेरी पेल, पेल मतलब होता है येलो टाइप का, येलो मतलब उस तरह का कलर पीला नहीं, जब फेस का रंग अगर पीला हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा उदास टाइप का, उस केस में हम लोग यूज करते हैं। हिज फेस वाज वेरी पेल एंड देयर वेयर डार्क एरियाज अंडर हिज आइज। फॉर अ व्हाइल आई सेट क्विकली बाय हिज बेड वॉचिंग हिम फ्रॉम माई चेयर। देखिए फर्स्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो आएगा, जो आपका सेगमेंट है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हिज फेस वॉज वेरी पेल एंड देयर वॉज डार्क एरियाज अंडर हिज आई, उसके नीचे था कुछ देर के लिए। फॉर अ व्हाइल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ देर के लिए, फॉर अ व्हाइल। आई सेट क्विकली यानी कि शांत बैठा, बाय हिज बेड मतलब उसके बेड के आसपास, ठीक है।
वॉचिंग हिम फ्रॉम माई चेयर, चेयर से बैठ कर देखा। ओके, तो पहले उसका फेस वगैरह बारे में बात किया गया, तब उसको देखा। ओके, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 चला जाएगा। उसके बाद देखिए 2, उसके बाद कहाँ जाएगा, बट आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट फॉलोइंग व्हाट आई वॉज रीडिंग। अब ये सेंटेंस तो पहले नहीं आया, क्यों? क्योंकि देखिए अगला सेंटेंस, देन आई स्टार्टेड रीडिंग, पहले रीड किया हुआ, तब जो है से रीड करने के बाद वो जो आदमी था, जो भी था, वह नोटिस नहीं किया, तो पहले सेंटेंस 4 आएगा। तो 1 to 4 पहले लगाइए। देन आई स्टार्टेड रीडिंग, मैंने देखा जब कि फॉर अ वाइल आई सेट क्विकली इन हिज बेड वाचिंग हिम फ्रॉम माई चेयर। देन देखा, ध्यान दिया कि वह बैठ गया। उसके बाद देन आई स्टार्टेड रीडिंग, पढ़ना शुरू किया अलाउड, जोर जोर से, फ्रॉम हॉवर्ड्स पाइल्स बुक, एक बुक है, बुक ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स मतलब होता है समुद्री डाकू वगैरह, तो समुद्री डाकू का बुक वगैरह पढ़ना शुरू किया। बट आई कुड सी, परंतु फिर भी जो है, आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट फॉलोइंग व्हाट आई वॉज रीडिंग, जो मैं पढ़ रहा था उसको फॉलो नहीं कर रहा था, यानी कि सुन नहीं रहा था। 1 2 4 3 यही सही सेंटेंस जाएगा, रेफरेंस होगा सेंटेंस का, ठीक है, ऑर्डर यही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट ऑफ ऑल में आप लोग देख लीजिएगा, 1 होगा, फेस उसका बहुत पेल था, कुछ देर के लिए वह उसका बेड के निकट जो है से बैठकर, ठीक है, देखता रहा, फिर से ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हॉवर्ड्स पाइल्स का बुक, पायरेट का कहानी था, फिर भी वह ध्यान नहीं दिया, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इसको देख ले, मीनिंग निकालिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रागिनी, क्या है? रागिनी प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन पता चलता है, एफोरेस्टेशन होता है वन लगाना, अब एक होता है डिफोरेस्टेशन, वन उखाड़ना, ठीक है, वनारोपण होता है एफोरेस्टेशन, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, मूलन। रागिनी प्रिपेयर्ड एंड इनहेंस चार्ट, इलेबोरेट चार्ट, ऑस्पिशियस चार्ट, या फिर ओरिएंटल चार्ट। ओरिएंटल स्पेलिंग में एक वर्ड छूट गया है, ओरिएंटल सही स्पेलिंग में होना चाहिए, ORI है, पीडी में सही कर दूंगा। रागिनी प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट, क्या होगा? रागिनी प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एफोरेस्टेड। देखिए इलेबोरेट चार्ट होगा, क्या होगा? इलेबोरेट चार्ट। इलेबोरेट मतलब होता है डिटेल्ड, क्या होता है? डिटेल्ड बोल सकते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्रीहेंसिव। तो रागिनी जो है कि बनाई थी, एक डिटेल चार्ट बनाई थी ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एफोरेस्टेशन, यानी कि वन लगाने की क्या क्या फायदा हो सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आपको पता ही था क्या क्या मिलता है, बताया था आपको। तो इलेबोरेट ही सही वर्ड चला जाएगा। इन्हेंस मतलब होता है किसी चीज़ को इन्हेंस करना, ठीक है, उसको बढ़ा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्हेंस करना, इंक्रीज करना। ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है ना, क्या होता है? शुभ। और जो वर्ड ओरिएंटल आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है पूर्व का, क्या होगा? पूर्व का, उसको बोलते हैं ओरिएंटल। बहुत सारा स्कूल का नाम रखा जाता है। क्वेश्चन 17 देखते हैं, चाइल्ड हैज़ टू ब्रिंग देयर ऑन फूड, जो बच्चा है उसको अपना भोजन खुद लाना है। इसमें आपको एरर पता करना है, टू ब्रिंग चिल्ड्रेन हैज देयर ऑन फूड या नो एरर। तो आपको कहाँ पे गड़बड़ी पता चल रहा है? जी हाँ, पार्ट नंबर बी में एरर है, चिल्ड्रेन के साथ हैज नहीं लगना चाहिए। चिल्ड्रेन एक प्लूरल है ना, चिल्ड्रेन जो है से प्लूरल है, तो इसके साथ हैज नहीं हैव लगना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ी था, तो ऑप्शन नंबर बी चला गया। चिल्ड्रेन हैज नहीं, चिल्ड्रेन हैव लगना चाहिए। क्लियर? चलिए, चिल्ड्रेन हैव। बहुत सारे वर्ड होते हैं ना जिसको आप लोग प्लूरल से बनाते हैं, जैसे फिट हो गया, क्या हो गया? फिट, तो इसको आप लोग फुट बना दिए। टीथ है टूथ बना दिए, गूज है गिज बना दिए। तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोवेल्स वी आल्सो मेक वोवेल्स टू सम वर्ड्स। कुछ वर्ड को वोवेल का ट्रांसफॉर्मेशन करके भी अपने प्लूरल बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, चिल्ड्रेन जो है से एक प्लूरल वर्ड है, इसको याद रख लीजिएगा। जैसे पीपल है, ये भी प्लूरल सेंस में यूज होता है। पुलिस है, वो भी प्लूरल सेंस में यूज होता है। वोअरमिन है, ठीक है, आप लोग जेंट्री वगैरह देखते हैं, ये सारा का जो वर्ड है हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है, तो इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से पोसेसिव देख लीजिए, चिल्ड्रन के लिए देयर पोसेसिव आया है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 18, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एप्पल एंड ऑरेंजेज। इडियम का मीनिंग बताना है। टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, क्या होगा इसका मीनिंग? दो तो अनलाइक थिंग्स या पीपल के बारे में बात करता है। पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, एक ऐसे लोग का ग्रुप जो कि साथ में काम करते हैं। पीपल विथ सिमिलर अप्रोचेज, जो कि एक जैसा अप्रोच रखता है, भावना रखता है, आइडियोलॉजी रखते हैं। टू सिमिलर
सिचुएशन विथ लाइकली रिजल्ट, यानी कि ये क्या है, दो अलग अलग सिचुएशन है लेकिन रिजल्ट उसका सेम है, तो क्या होना चाहिए। एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है ना कि दो तो अनलाइक थिंग्स और पीपल, यानी कि दो अलग अलग ग्रुप, क्या होगा, दो अलग अलग ग्रुप। जैसे एप्पल है, तो क्या है, एप्पल है, ऑरेंज, दो अलग अलग, एक तरह से फ्रूट तो है लेकिन एक पूरा खट्टा खट्टा होता है, एक दूसरा चीज़ होता है। एक ओके, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो समझ गए। तो एप्पल एंड ऑरेंजेस जो एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, यानी कि दो अलग चीज़ या लोगों का ग्रुप को एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आप लोग अगर एग्जांपल लीजिएगा तो जो पक्ष और विपक्ष होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होता है और विपक्ष दल होता है, वह एप्पल और ऑरेंजेस होता है, यानी कि दो अनलाइक थिंग होता है, एक दूसरा बुराई करता है और एक उसका प्रतिकार वगैरह करता है, एक दूसरे के टांग वगैरह खींचने में लगे रहते हैं, तो दो अनलाइक थिंग्स होते हैं। समझ गया ना भाई, एप्पल्स एंड ऑरेंजेज। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक इडियम ऐसे और लेते जाइए ना, काम आएगा, याद आ रहा है। एक वर्ड होता है, इडियम होता है एप्पल पाई ऑर्डर। क्या होता है, एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए एक जो इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है टू अरेंज वेरी नीटली, वेरी नीटली बोल सकते हैं, या कोई चीज़ को बहुत अच्छे से सजाना, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ओके, एप्पल पाई ऑर्डर, जैसे कि वह बुक अपना जो है ना एप्पल पाई ऑर्डर में रखता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सजा कर रखता है। ही कीप्स हिज बुक इन एप्पल पाई ऑर्डर। समझ गए, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। आंसर इज ए। क्वेश्चन 19 देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेरिस। पेरिस का मीनिंग बताइए। वो वाला पेरिस नहीं है जहाँ पे फिल टावर है। क्या मीनिंग होना चाहिए, क्रम्बल, एंटोनिम बताना है, विदर, ग्रो या फिर वैनिस। देखिए पेरिस का मतलब होता है एंड होना, पेरिस क्या होता है, एंड होना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका ग्रो करना। क्या होना, ग्रो करना। बाकी क्रम्बल मतलब होता है टूटना फूटना। क्या होता है, टूटना फूटना, वीक होना। विदर मतलब भी टूटना फूटना ही होता है, और वेनिस मतलब तो समाप्त हो जाना होता है। तो पेरिस का सिनोनिम्स हो जाएगा आपको क्या, पेरिस का सिनोनिम वेनिस हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ ध्यान देखिए, अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो इसका सिनोनिम भी ऑप्शन में रहते हैं। तो पेरिस जो है क्या होता है, पेरिस से मतलब एंड हो जाना, तो इसका मतलब होता है ग्रो करना। विदर, क्रम्बल, विदर मतलब भी होता है एक तरह का टूटना फूटना, क्रम्बल मतलब भी होता है टुकड़ों में बिखर जाना, उसको बोलते हैं क्रम्बल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 20 आता है। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड। नेल का हेड इसको बोला जाता है ना, ये वाला जो होता है ऐसा सिरा देखे होंगे, उसको हेड बोला जाता है। तो हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, एक्यूरेटली राइट, हिट द नेल एग्जैक्टली, यूज हैमर एंड नेल, हैमर और नेल का यूज करना, यूज सम टूल्स। क्या मीनिंग होना चाहिए, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एकदम सही क्या करना, एक्यूरेटली राइट, एकदम सही प्रहार करना। तो एक्यूरेटली राइट इसका सही होना चाहिए, यानी कि हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एक्यूरेटली सही आपको क्या करना, एक्यूरेटली राइट, एकदम बिल्कुल सही, यही इसका मीनिंग होता है, एक्यूरेटली राइट, हिट द नेल ऑन द हेड। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। यहाँ तक आता है तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर देते हैं। मैं लाइक करने के लिए बोलता ना हूँ, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में आपको वही चीज़ मिलता है जिसके लिए आप लायबल होते हैं। मैं पहले बोलता था कि लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, लेकिन मुझे मतलब समय के साथ ऐसा लगता है कि ये सब बोलने से कोई फ़ायदा वगैरह नहीं, अगर लोगों को लगेगा तो खुद करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब चीज़ों को थोड़ा बेहतर करो, ये सब फालतू चीज़ में ध्यान ना दो। ठीक है, यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिखें, बाकी अपना फीडबैक जरूर दें। PDF टेलीग्राम से जब डाउनलोड जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।